आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी के छठे अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो अपने देश के बारे में जानकारी लेनी है, तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय और जो है पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। ये हमारे भारतीय प्रायद्वीप के विस्तार के बारे में बताता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। यहाँ बहुत सारी विविधता है, जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, मरुस्थल है, मैदानी भाग है, असमान पठारी सतह है, तटीय भूभाग है, द्वीप समूह हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा संस्कृति में भी भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम लोग एकता पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि एक राष्ट्र में हम बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। हालांकि अब तो 140 हम लोग प्लस कर चुके हैं, ये पुराना आंकड़ा है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हालांकि अभी तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन तभी भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हम लोग आबादी के मामले में टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब भारत की स्थिति के बारे में जानना है हम लोगों को। भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के मध्य से होकर गुजरती है। ये आप देख सकते हैं, कर्क रेखा जो है देश के बीचों बीच होकर गुजर रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और यहाँ पे जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री का अंतर यहाँ पे पूर्व से लेके पश्चिम तक पाया जाता है। तो एक समस्या ये हो जाती है, अभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि 1 डिग्री जो है उसमें 4 मिनट का अंतर पाया जा रहा था। अगर हमारे देश का विस्तार जो है लगभग 29 डिग्री के बीच का गैप है देशांतरीय विस्तार में, तो इसमें लगभग 2 घंटा का अंतर हो जाता है। यानी हमारे गुजरात के टाइम में और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में लगभग 2 घंटा का अंतर देखने को मिलता है। इसको मैनेज करने के लिए एक बीच की जो है देशांतर को भारत का मानक रेखा घोषित किया गया, जिसे हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रूप में जानते हैं। यही जो यामियोत्तर जो है भारत का मानक यामियोत्तर है, आप चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं। हालांकि ये जो अक्षांश है ये मुख्य भूमि का अक्षांश है, जबकि हमारी विस्तार जो है, हमारे देश का विस्तार जो है अंडमान निकोबार तक है। ये सारी जिक्र जो है हम लोग कर चुके हैं। आप इसमें ये चीज़ याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी है कि मुख्य भूमि का विस्तार जो है कन्याकुमारी यानी कोमरिन तक है, जो कि दक्षिणी पॉइंट है। मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है, और मुख्य भूमि का जो उत्तरी पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल, जो अभी लद्दाख में है। अभी हालांकि वो पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, लेकिन चूंकि वो हमारे देश का हिस्सा है तो हमें उसे जानना चाहिए। पश्चिमी विस्तार देखिएगा तो गौर माता है जो सर क्रीक गुजरात में है, वहाँ से जो है किबिथु वलांगू है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ तक इसकी विस्तार है। अगर केवल पूछ लिया जाए कि भारत के दक्षिणी विस्तार कहाँ तक है, तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्चिन पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में है, वहाँ तक हमारी विस्तार है। ये IST आप दे सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। तो ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, एक नज़र इस पर भी डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होके ये गुजर रही है। ऊपर से नीचे की तरफ एक क्रम भी याद रखेंगे तो आगे के कंपटीशन के एग्जाम के लिए आपको चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। अब हमारे पड़ोसी देशों के बारे में जानना है। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, चीन हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान लिख लीजिए, म्यांमार है, बांग्लादेश हो गया। ये स्थलीय सीमा से संलग्न देश हैं। इसके अलावा आप देखिएगा मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ये कंट्री जो है हमारे जलीय सीमा के साथ हैं, संलग्न हैं। दक्षिणी समुद्र में स्थित द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो जो श्रीलंका अलग होता है भारत से वो पाक जल संधि है। जल संधि क्या होता है ये हम लोग पिछले चैप्टर में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इससे वाकिफ़ हो चुके हैं। अब आता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन क्या है? जो प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए हमारे देश को अलग अलग राज्यों में, जिलों में बांटा गया है, उसकी बात किया गया है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था। आप कमेंट में बताते जाएंगे कि सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन था। हालांकि ये आंकड़े जो हैं वो समय के अनुसार चेंज होते रह रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि पुस्तक में ये चीज़ें हैं तो आपके साथ हमने जिक्र किया। अब भौतिक विभाजन की बात की गई है तो चलिए देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, तट हैं, द्वीप समूह हैं। बर्फ़ से ढका, उत्तर में बर्फ़ से ढका जो हिमालय है वो संतरी का कार्य करता है। संतरी मतलब एक प्रहरी का काम करता है, रक्षक का काम करता है। हिमालय जो है 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत को मुख्य 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। तो उत्तर में जो है बृहत हिमालय है, उसके बाद जो श्रृंखला है वो मध्य हिमालय कह लीजिए या हिमाचल हिमालय कह लीजिए, और तीसरा जो है सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है वो शिवालिक है। इसको याद रखिएगा आप, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो हो गया आपको 3 श्रेणी में है, एक तो हो गया हिमालय या बृहत हिमालय या हिमाद्री, और एक हो गया मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, सबसे दक्षिण जो है वो शिवालिक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान अवस्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा तथा इनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेप से बने हुए हैं। आगे देखेंगे जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं। चूँकि ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं और कृषि योग्य भूमि होते हैं, यही कारण है कि यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। प्रायद्वीप क्या है? हम लोग पहले ही स्लाइड में पढ़े हैं। भारतीय प्रायद्वीप जो एक तरफ आप समुद्र देख रहे होंगे, एक तरफ जो है पर्वत देख रहे होंगे, तो उनसे घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप के लिए बोला गया है कि वह स्थल जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आप देखते होंगे कि भारत जो है 3 साइड से जो है जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप वैसे स्थल होते हैं जो 3 तरह से जल से घिरे होते हैं। अब बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ मानक समय एक नहीं होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है और कनाडा में 6 मानक समय है। अब आपको बताना है कि रूस में कितने मानक समय हैं। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी वसीन से विक्षेपित कर दी जाती है। जो मिट्टी नदी अपने बहाव के साथ लाती है वो मैदानी क्षेत्रों में जो है निक्षेप कर देती है। वहाँ पे जो नई मिट्टी प्राप्त होती है उसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं, जिसके कारण जो है उत्तरी मैदान जो है भारत का विशाल उत्तरी मैदान काफ़ी उपजाऊ है, जिसके कारण जनसंख्या भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सहायक नदी क्या है? एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उन्हें सहायक नदी कहते हैं। गंगा की आप सहायक नदी को बता सकते हैं तो बता दीजिए। क्या आप जानते हैं? कुछ फैक्ट है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है।
सुंदरबन डेल्टा ये क्षेत्र में अवस्थित है। डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदियों के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। अब मुहाना क्या है? जहाँ नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसे मुहाना बोला जाता है। सुंदरबन डेल्टा जो है त्रिभुजाकार जो है फॉर्मेशन करता है और किससे बना हुआ है? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना हुआ है। जो है भारत में पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल राजस्थान का जो ये इलाका है ये एक प्रकार का मरुस्थलीय भाग है। इसकी विस्तार जो है अरावली पर्वत रोकती है। काफ़ी गर्म, शुष्क और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति बहुत ही कम होती है। चूँकि यहाँ वर्षा ही कम होती है, बारिश जब कम मिलती है तो कोई वनस्पति होगा ही नहीं। मुख्यतः यहाँ पे कटीली झाड़ीदार जो है आपको वनस्पति मिलेंगे। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार अवस्थित है। आप देख सकते हैं ये जो भूभाग है ये प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, यानी बराबर नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, घाटियाँ अवस्थित हैं। इसके विस्तार जो है उत्तर में अरावली श्रृंखला में अवस्थित हैं जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिंधन एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी हैं। ताप्ती और नर्मदा जो है पश्चिम की तरफ बहने वाले नदी हैं, याद रखिएगा, जो अरब सागर में गिरते हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री कह लीजिए, पूरब में पूर्वी घाट अवस्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट जो है बीच में टूटा फूटा और असमान है। एक बार फिर से देखते हैं मैप में, ये आप देख सकते हैं, ये है पश्चिमी घाट। तो इसके बारे में बताया है कि एक समान है, जबकि पूर्वी घाट है, यहाँ के जो पहाड़ी हैं वो टूटे फूटे हैं, एक श्रृंखला में नहीं है। ये है बिंधन क्षेत्र, ये सतपुड़ा क्षेत्र हो गया। यहाँ से जो है नर्मदा नदी आके अरब सागर में गिरती है और ताप्ती भी यहीं से अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। इसी का जो है जिक्र किया गया है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान अवस्थित हैं। अभी हमने उसको देखा है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं, यानी काफ़ी पतला है। पूर्वी घाट के मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, जबकि पूर्वी घाट के मैदान जो है वो चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करते हैं। बंगाल के खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियों के मुहाने से सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। सुंदरबन डेल्टा हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। अब परवाल भित्ति के बारे में कुछ बताया गया है कि जो परवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। ये जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इस ठोस कंकाल के ऊपर हो जाता है, यानी एक पॉलिप मरा उसी के ऊपर बन जाता है दूसरा पॉलिप। ऐसे ऐसे कर करके जो है लेयर बाई लेयर बनते जाते हैं। इसी से निर्मित जो है, आप देखिएगा कि परवाल भित्तियों के निर्माण से ही जो अपना लक्षद्वीप समूह है उसका निर्माण हुआ है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, एक लक्षद्वीप समूह और जो कि अरब सागर में अवस्थित है। ये केरल के तट से कुछ ही दूर पर अवस्थित परवाल द्वीप है। अभी परवाल द्वीप के बारे में हम लोगों ने देखा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। यह द्वीप समूह जो था 2004 में सुनामी से काफ़ी प्रभावित हुआ था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्री तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि जो समुद्र के, ये समुद्र हो गया मान लीजिए, ये जो समुद्र के तल हैं इसमें जब भूकंप उत्पन्न होता है तब जाके जो है सुनामी उत्पन्न होता है। इस चैप्टर में इतना ही था, तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।